बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिनों से जो एहतजाज जारी है, उसके अंदर बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इसके 2 मकासद हैं। एक मकसद ये है कि जो आइनी तरमीम पेश की जा रही है उसको रोकना है, और दूसरा उनकी जानिब से कहा जा रहा है क्योंकि सेनेट इनकम्प्लीट है तो ये आइनी तरमीम कैसे हो सकती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सेनेट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए। इससे कबल नाज़रीन, आइनी तरमीम को नाकाम बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक कोशिश की गई थी, और मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई समझदारी के साथ उस आइनी तरमीम को ना सिर्फ रोका था बल्कि बताया था कि मसाइल क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली शदीद एहतजाज की सूरत में सामने आ रही है। ये बात भी हमें मालूम है, हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ज़ुबान ज़द आम है कि इस वक्त हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। अगर नंबर पूरे करने होंगे हुकूमत को तो मौलाना के साथ साथ शायद अपोजिशन के कुछ अरकान को शामिल करना होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डर है कि उनके कुछ अरकान हुकूमत के साथ मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी हिकमत अमली पर गौर क्यों नहीं कर रही? अगर कर रही है तो वो हिकमत अमली क्या है कि अपने उन तमाम अरकान असम्बली को जिनका खदशा है उनको उनसे राब्ता करके उनसे इस इबहाम को दूर कर लिया जाए। फिर एक और अहम मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको लीड करने के लिए फुकदान नज़र आ रहा है। बराह रास्त आइनी तरमीम जहाँ पर होनी है, जिन असम्बलियों के अंदर होनी है, उनके नुमाइंदे हमें नामालूम मकाम से वीडियो मैसेजेस के ज़रिए नज़र आ रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इससे कबल जब वो 6-7 घंटे के लिए मंजर आम से गायब हुए थे तो उन्होंने बताया था कि वो कहीं चाय और सैंडविच के लिए बैठे हुए थे। इस बार वो आएंगे तो उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बता दिया गया है कि उनके पास नहीं है, ना ही किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास हैं। तो इस वक्त कोई भी लीड नहीं कर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई भी सीनियर क़यादत में से अगर वो रूपोश हैं या मंजर आम पर नहीं हैं तो हमें मंजर आम पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अब एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि अमन व अमान का एक बड़ा संगीन मसला वहाँ पर मौजूद है, तो उस अमन व अमान के मसले को छोड़कर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एहतजाजी सियासत की तरफ जोर दे रहे हैं और तमाम तर सरकारी वसाइल को इस एहतजाजी सियासत के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। पैरेलल दोनों चीज़ों को भी नहीं चला रहे, वो तमाम फोकस जो है वो एहतजाजी सियासत पर है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अली अमीन गंडापुर, क्योंकि उनकी एक स्टैंडिंग थी, वो बार बार ये कह भी चुके हैं और ये तासुर भी मौजूद है कि वो पैगाम रसानी का काम करते हैं, इमरान खान और दीगर लोगों के अंदर पैगाम रसानी का काम करते हैं, वो पैगामात को पहुंचाते हैं। तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर की इस एहतजाज के बाद स्टैंडिंग क्या होगी? फिर इसी पहले हिस्से के अंदर गवर्नर राज के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कह चुके हैं कि आइन के अंदर गवर्नर राज मौजूद है। उस पर हम बात करेंगे और इसका तरीकाकार क्या होगा ये भी हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। और क्या ये मौजूदा हालात क्या इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गवर्नर राज लग सकता है, क्योंकि आज असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है, तो उस सूरत में शायद गवर्नर राज नहीं लग सकता। हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नजम साकिब साहब, राज साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों से आज की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नजम साकिब साहब की तरफ रुख करेंगे। उससे पहले राव खालिद साहब से हम जान लेते हैं इस तमाम तर मामलात के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है। राव खालिद साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, तो बताइएगा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, और दूसरा आपको लगता है कि लीडरशिप का फुकदान मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? ओवरऑल किसी हद तक बेहतर है हालात। वो 2 दिन जो सूरत हाल रही वो तो नहीं है कि वो एहतजाज या उस तरह से कुछ छोटा मोटा एक हुआ है आज, तो मेरा ख्याल है वो भी शायद उसको रोक लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। और एक जो आज वो सिपाही थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तशद्दुद से हलाक हो गए, जाँ बाक हो गए थे, उनकी नमाज जनाजा हुई है, डी चौक के ऊपर ही की गई है, उसके वो एक एक्टिविटी थी आज। उसके अलावा रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से मेरा ख्याल है कंटेनर्स हटाए नहीं गए, तो कहीं कहीं पे वो रोड ब्लॉक्स उस तरह से ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि लोग उल्टी साइड से आना शुरू हो जाते हैं जब आगे ब्लॉकेट देखते हैं, तो उस वजह से कुछ शहर के अंदर मूवमेंट में कुछ मकामात पे कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ तक सूरत हाल है एहतजाज की, तो उस पर एक तो बुनियादी बात मैं ये कर दूँ, आइनी और कानूनी हक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है,
लेकिन ओपन एंडेड नहीं होता कि आप कहें कि जी हमने एहतजाज करना है तो बस अब वो धरना और फिर उसके बाद उसकी क्या सूरत हाल है। और कम से कम आपके उसमें वाजे होनी चाहिए, जो भी टाइम लाइन है उसमें ठीक होनी चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव वाजे अगर हैं, आइन के हवाले से है, आइनी तरमीम को रोकना चाहते हैं आप, अदलिया में जो अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बात करना चाहते हैं, या दूसरी वो बात करते हैं चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की, तो वो तो आपके एहतजाज से तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अगर अब नई अदालत नहीं बनती या तरामीम नहीं होती तो वो तो रूटीन में काम होना है चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का। इस तरह से अगर आइनी तरामीम होती है तो पार्लियामेंट के अंदर होनी है। आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद है, आपने एहतजाज कर लिया, आप कहेंगे हम एहतजाज करने आ रहे हैं और ये हमारा मुतालबा है, और उसके बाद आपने मुतालबे हैंड ओवर के, पार्लियामेंट के अंदर आपकी मौजूदगी है, सूबाई असम्बलियों के अंदर आप बैठे, KP में आपकी हुकूमत है, तो आप वहाँ पे बैठ के ये सारे मामला कर सकते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी है KP गवर्नमेंट कर सकती है, कोई मसाइल है उनके। अगर पार्लियामेंट की बात करनी है, अच्छी खासी तगड़ी नुमाइंदगी आपकी मौजूद है, वहाँ कर सकते हैं। सेनेट पे आप मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपके अलायंसेज हैं, उनके साथ मिलके आप बहुत कुछ विद इन पार्लियामेंट, जो एक नॉर्मल तरीका होता है करने का, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल मुझे महसूस हुई है ख़ास तौर पे ये पिछले 2-3 दिन में, कि क्योंकि लीडरान जो थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उनको शायद कहा गया था कौमी असम्बली और सेनेट के कि आपने सामने नहीं आना, वो बैकग्राउंड में थे। अब कौन सी लीडरशिप आगे आनी थी, किसने उसको लेके चलना था इस्लामाबाद और पिंडी की हद तक, ये हमें पता नहीं है। जो पार्लिमानी लीडर हैं वो मंजर आम पे आ गई, जरताज गुल साहब, और गिरफ्तार भी हो गई। हालांकि डायरेक्शन तो उनको यही थी कि आप, तो लग ये रहा है कि कोई कन्फ्यूज़ किस्म की मैसेजिंग हो रही है, किसी को पता नहीं है किसको क्या कहना है, किससे क्या सुनना है, किस तरफ लेके जाना है। इमरान खान साहब से लोग जब बात करके निकलते हैं, वो भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हर बंदे की अपनी भांत भांत की बोली बोलता है कि जो उन्होंने ये कह दिया, दूसरा कहता है उन्होंने ये कह दिया, तीसरा कहता है उन्होंने ये हिदायत दे दी है। तो ये काफ़ी जो है उसमें मुतालबा मसाइल आते हैं। अब फिर जब आप एहतजाज करते हैं, मुतालबात रखते हैं, तो उसके लिए जो आपके लोगों ने बात करनी है, अभी तक जो 2 दिन ट्रांसपायर हुई है सूरत हाल, उसमें यह है कि जो आपके चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल है या और जो लोग हैं जिन्होंने बात करनी है, उनसे अगर कोई बात करता है तो वो कहते हैं हम फैसला कोई नहीं कर सकते, फैसला करना है इमरान खान साहब ने, उनसे रब्ता करें। अब उनसे रब्ता कौन करेगा, किस तरह से होगा, किस तरह से मामला तय होंगे, तो ये भी एक बड़े कह ले के मसले मसाइल है। लेकिन हुकूमत एक काम कर सकती है कि जो अदलिया और आइन के हवाले, तरामीम के हवाले से है, वो सारी जमातों को बिठा के शहबाज शरीफ साहब जैसे करना चाह रहे हैं एक मशरक़ वस्ता पे कॉन्फ्रेंस और सियासी और माशी सूरत हाल पे, उसमें वो चीज़ें बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं। उससे ये सियासी टेम्परेचर भी नीचे जाएगा और ये मामला ठंडे पड़ेंगे। और हुकूमत को ये ज़रूर करना चाहिए, भले कमेटी बना दे, डायरेक्ट वज़ीर आज़म बात करना चाहते हैं वो कर ले, तो इससे सूरत हाल काफ़ी जो है बेहतर हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि पार्लियामेंट से आप राव खालिद साहब समझते हैं कि ये मामला हल हो जाएगा। मैं जरा गवर्नर आज के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नजमुल साकिब साहब से पहले उनकी राय जान लेते हैं और फिर तमाम पैनलिस्ट के बाद फिर जरा गवर्नर आज के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी बात की जा रही है, ख़ासतौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बार बार इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है। नजमुल साकिब साहब, ये जो मामलात हैं इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतज़ामी अमूर के हवाले से जो बात की जा रही है, और फिर ख़ास तौर पर इस मुस्तकबिल की बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी अब समात की तारीख रख दी गई है? देखिए ज़ौक, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी वो ये करना चाहते थे इसलिए एहतजाज किया, ये वजूहात थी। इससे पहले हमें पता लगा कि खान को रिहा करवाना है, अदलिया को रिहा करवाना है, महंगाई कम करनी है। अब इनमें से तो मुझे कुछ एहतजाज से एक भी चीज होती हुई नजर नहीं आई। मुझे नजर क्या आया है कि अब्दुल हमीद शाह जो है उसके बच्चे इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे जो नजर आया वो ये है कि यानी सड़कें बंद हो गई हैं, दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं वो परेशान हैं, जिंदगी अजीरन हुई हुई है और तहस नहस हुआ है ट्रैफिक का इंतजाम, घरों में लोग बंद हैं इस तरह से कि जिस तरह कोई जंग हो रही है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है। जहां तक आपने ये यानी PTI के इंतजामी अमूर की बात की है और उसके मुस्तकबिल का हम सोच रहे हैं, देखिए PTI, इस पे कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI एक मकबूल पार्टी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अगर पिछले हम तकरीबन 6-8 महीनों को देखें
तो एक गैर संजीदगी जो है वो नजर आती है। मैं मिसाल देता हूं, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन से पहले संजीदगी से नहीं लिया, आपका बल्ले का निशान छिन गया। फिर आपने सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इत्तेहाद किया, वो भी एक फटाफट आपने फैसला किया जो कि आपके यानी आड़े आ रहा है। फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, फैसले के बाद की सूरत हाल देख लीजिए, आप उसको संजीदगी से नहीं ले रहे और इस तरह से समझ रहे हैं जिस तरह की जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। राइट साकिब बशीर साहब, ये जो एक मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दिया गया, वो असम्बलियों से बाहर भी रहे, उन्होंने इस्तीफ़े भी दिए। वो हमेशा कहा जाता है कि आप असम्बली के रहकर अंदर आइनी और कानूनी मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं और आप ज़्यादा फोकस असम्बली के अंदर करें, असम्बली के बाहर से कम फोकस करें। जो एहतजाज वगैरह है उसकी निस्बत आप असम्बली के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो 2 दिन से मामला चल रहे हैं? एक तो जो अभी थोड़ी देर पहले एक ख़बर आई है, जो आपने असम्बली के अंदर किरदार की बात की कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उनका अभी इजलास था, उसमें फ़ैसला ये किया गया है, असद कैसर साहब ने अनाउंस किया है कि वो कौमी असम्बली, सैनेट और जो कमेटियाँ हैं, कायमा कमेटियाँ हैं, इनका तो जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक उनका बाइकाट रहेगा। अच्छा, तो ये एक नई प्लानिंग मुझे लग रहा है कि शायद वो कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ और अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से 24 घंटे का टाइम के 24 घंटे में अगर वो वापस नहीं आते तो हम जो है वो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। और तीसरा जो है वो उन्होंने सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया हुआ है, वहाँ पे इजलास अभी 2 बजे बुलाया था, हुआ नहीं है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये एक मुमकिन तौर पर वहाँ पे हो सकता है शुरू हो रहा हो। तो पीटीआई के जो तजादात हैं वो तो तजादात से भरा हुए मामलात हैं, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में जब 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद जो लीडरशिप थी वो जो है वो कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को छोड़ गए और उसके बाद वकला आ गए और जो वकला थे उनको फिर टिकट्स दिए गए, वो MNAs भी बने, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो ये जो तजादात आपको नज़र आते हैं कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग में, और ख़ास तौर पर जो ये प्रोटेस्ट अगर लेकर आए हैं तो इसका एंड क्या होगा, आगे क्या होना है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो रुकावट नज़र आती है, क्लैरिटी नहीं नज़र आती या कन्फ्यूजन नज़र आती है, उसकी वजह जो है वो बज़ाहिर यही है। अभी भी रिसेंटली भी यही हुआ है। अब प्रोटेस्ट वो लेकर आए और उसके बाद अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो ऑफिशियली उनकी जानिब से अनाउंस नहीं किया गया, इसीलिए इस्लामाबाद की कुछ सड़कें जो है वो भी बंद हैं और उसमें जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो कन्फ्यूजन में है कि अब करना क्या है। और जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर जो MNAs और सेनेटर्स के हवाले से पीटीआई के अंदरूनी हल्के ये कहते हैं कि हमने उनको कह रखा है कि आप जो साइड पे रहें क्योंकि जो आईनी तरमीम आनी है तो आप कोई मसला ना हो। और बाकी लीडरशिप हमें कहीं मैदान में नज़र नहीं आई, मतलब लीडरलेस जो भी लोग आए हैं। तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। हालांकि कोई भी एहतजाज हो, जलसा हो, कोई भी आपकी मूवमेंट हो तो वो किसी न किसी लीडर की मोहताज होती है और लीडर लीड करता है। अगर वो लीड ना कर रहा हो तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। तो यहाँ पीटीआई के अंदर ये चीज़ें हमें जो है वो नज़र आई हैं। अभी रिसेंटली जो एपिसोड चल रहा है इसमें भी ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो है, एक तो वो पता नहीं चल रहा उनका कि वो कहाँ पे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने कोशिश की लेकिन वो नहीं खुली। आज छुट्टी के दिन कल जो है वो चांस है कि वो आएंगी, अदालत खुलेगी और उसके बाद पटिशन फाइल होगी। लेकिन दूसरी जानिब के अली अमीन गंडापुर आए, वहाँ से जो उनका काफिला था उसको छोड़ के आ गए। क्यों आए? क्या कारकुनान को वहाँ पे जो लोग उनके साथ आ रहे थे पिछले 1.5 दिन थे उनको नहीं बताया? तो जो हम एक कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, या कारकुनान को भी क्लैरिटी नहीं है कि हमने करना क्या है, वो हमें जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन उनके जो मुतालबात हैं उन मुतालबात में वही है कि सबसे बड़ा जो मुतालबा फिलहाल जो नजर आ रहा है वो 25 अक्टूबर की तारीख को पार करना चाह रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनका नोटिफिकेशन, यानी आईनी तरमीम का मामला है, आईनी तरमीम को वो रोकना चाह रहे हैं। उनकी हिकमत अमली ये है। मैं राव खालिद साहब की तरफ आता हूँ और फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। राव खालिद साहब, ये गवर्नर राज की जो बात की जा रही है, मैं चाहूंगा कि जरा हमें माजी के हवाले से भी बताइएगा कि कब कब लगा और ये भी बता दीजिएगा मुख्तसरन के ये गवर्नर राज क्या ये इस नहज पर मामला पहुंच गए कि लग सकता है?
मेरा नहीं ख्याल अभी कोई इतनी संजीदा कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर एहतजाज की हाइप को जहन में रखें तो फिर तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, जो हाइप दी गई बज़ाहिर, लेकिन पीटीआई की तरफ से दी गई हाइप तो ज़्यादा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ संजीदा कोशिश उस सिलसिले में कोई है या होगी, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि केपी असेंबली जो है उसमें जो उनके अरकान हैं क्या वो किसी बहुत बड़े गड़बड़ का हिस्सा है या उस तरह से है। दूसरा, उनकी जो मैसिव वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिकली भी अदरवाइज़ भी यहाँ पे भी आसिफ जरदारी साहब ख़ास तौर पे जो हैं वो इस पर ख़ास तौर पे रेजिस्ट करेंगे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब को उन्होंने यहाँ बुला के बिठाया हुआ है तो यकीनन कोई ना कोई मुशावरत भी कर रहे होंगे। अभी सरेदस्त तो मुझे उस तरह से नहीं लगता। अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो गवर्नर राज जो है वो पंजाब में लगा था, जब ये तहरीक चल रही थी, पीपल्स पार्टी ने लगाया था, और उस वक़्त वकला की तहरीक चल रही थी, उसके चौधरी इफ्तिखार की बहाली की तहरीक चल रही थी, उसमें कुछ अरसे के लिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को किया गया था। उसमें भी एक सियासी पर्पज़ था ताकि वो पॉलिटिकली अपनी मूव पीएमएल जो है पंजाब से कर सके। अगर उनकी गवर्नमेंट होती और वहाँ से वो मूवमेंट चलती और सारा दंगा फसाद होता तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे ही है कि केपी में जो है वो हुकूमत भी उनकी हो और वो ख़ुद ही सारा वहाँ पे दंगा फसाद शुरू कर दे, सड़कों के ऊपर शेलिंग पुलिस कर रही हो गवर्नमेंट की, दूसरे से गवर्नमेंट के जो सपोर्टर है वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हो, तो वो इस किस्म की वो भी एक कवर अप टाइप लगता था। ठीक है, कवर अप टाइप लगता था। मैं नजमुल साकिब साहब से भी जरा गवर्नर राज के हवाले से मुख्तसरन जान लेता हूँ, फिर एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नजमुल साकिब साहब, ये गवर्नर राज के हवाले से जो बातें हो रही हैं, फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मामलात हद से बढ़ गए तो गवर्नर राज लगाने में कोई कबाहत नहीं, आइन में ये मौजूद है। आप क्या अखज़ करते हैं इससे? मुझे तो लगता है कि ये सीधा सीधा सा एक टैक्टिकल मूव है। बताया जाना है कि जी देखिए ये भी हम कर सकते हैं अगर आप बाज नहीं आए तो। अब ये कि इसमें कुछ आईनी और कुछ कानूनी हिचे हैं। ऐसा नहीं है कि यानी कुंडी साहब अभी कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर साहब या सदर साहब कहेंगे तो आराम से गवर्नर राज लग जाएगा। दो पहलू बड़े जरूरी हैं इसमें सोचने वाले। पहला ये है कि कानून क्या कहता है, और उसमें जो पेशावर की जो हमारे केपीके की जो आपकी वो है जो असेंबली है उसका किस तरीके से है, वो क्या क्या यानी उसमें मराहिल हैं। दूसरा ये है कि एहतजाज का या जो एहतजाज की सियासत पीटीआई अपोजिशन कर रही है, क्या इसका ये हल है कि आप गवर्नर राज लगा दें? यानी ये कुछ अजीब सी दलील है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बेल मुंडे चढ़ेगी, लेकिन ये है कि हालात उस नहज तक तो पहुंचे ही नहीं। अब तो वो सारे का सारा फिजल आउट हो गया। जो एहतजाज करने आए थे और लाहौर की तरफ से भी, वो पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर साहिबा उन्होंने खोल दिए रास्ते सारे। अब इसका मतलब ये है कि किसी तरीके से एक लीडरलेस एहतजाज को ये पता चल गया कि बात इस तरह से नहीं बनेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज की नौबत आएगी। वो तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद तो फिर हदूद ही सारी पार हो चुकी होंगी। तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि गवर्नर राज लगने की इस वक्त एज वी स्पीक किसी किस्म का कोई चांस नहीं, किसी किस्म का चांस नहीं है। साकिब बशीर साहब, जरा मुख्तसरन बताइएगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मेल मुलाकातें हो रही हैं और क्या कुछ बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं? नहीं, मुलाकातें तो वो कर रहे हैं, इस हवाले से वो तो तैयार भी हैं और यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश भी होगी। लेकिन दूसरी साइड पर गवर्नमेंट ने देखना है, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, अली अमीन गंडापुर कल से अब तक कहाँ पे है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा खैबर पख्तूनख्वा को। दूसरा, अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो उसका असर क्या होगा। और तीसरी बात, सेनेट में अभी खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नर राज आप लगाएंगे तो मल्टीपल चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी और ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। और सिर्फ एहतजाज की बुनियाद पर या इस तरह करना, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल पर जाएगी कि वो गवर्नर राज लगाए। और उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारे रास्ते उनके लिए साफ हो जाएंगे गवर्नर राज लगाने के बाद, इस तरफ क्योंकि वो नो मुंतखब। एक ब्रेक की तरफ हमें साकिब बशीर, और अहम मामला है जिस पर हमें बात करनी है एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ रही। कभी कहा गया कि इसका सियासी हल हो सकता है और कभी कहा कि अस्करी हल हो सकता है। गुड और बैड तालिबान की टर्म्स भी हमने सुन ली हैं। अब इन कोशिशों के अंदर बहुत से ऑपरेशंस भी हुए इन शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़। ज़रब अज़ब था, रद्दुल फ़साद था और अब अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ सतह पर जारी है। आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। ख़ास तौर पर सिफारती सतह पर भी हम ये जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है और हमारे किसी पड़ोसी मुल्क से दखल अंदाजी उसमें होती है जिसके सबूत मिलते हैं तो वो तमाम मामलात सियासी तौर पर उठाए जाते हैं उस मुल्क के साथ। लेकिन ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गानिस्तान की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ से हमें उस कदर जवाब मौसूल ऐसा लगता है नहीं आ रहा। तो इस मामले को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो गुज़श्ता एक वाक़या कल हमने देखा शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर के अस्करियत पसंदों से झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 एहलकार जो है वो शहादत के जो है शहीद हो गए हैं। नजमुल साकिब साहब, ये जो मामला है अमन व अमान का मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अंदर एक तो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ रही, इस पर बात करने से पहले ये जो सिफारती सतह पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बता सकें कि हमारे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कामयाबी नहीं हो रही। देखिए ज़ौक़, सबसे पहले तो हमारा ईमान है कि जो शहीद है वो ज़िंदा होता है और जन्नत में जाता है। बेशक। तो दुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के वालिदैन के लिए, उनके घर वालों के लिए और उनके साथ जो 5 जवान शहीद हुए हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन मैं एक तरफ देखता हूँ, मैंने जब भी इन फैमिलीज़ को देखा जो अपने बेटे जो है वो मुल्क की राह में शहीद करवाते हैं, मुझे कोई किसी किस्म की तकलीफ़ या दुख की बजाय मुझे उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट नज़र आती है। आप यकीन कर लीजिए कि जो मुसलमान का ये वाला अकीदा है ना, मैं दुनिया में बड़े मुल्कों में गया हूँ, मैंने बड़ी जंगों के हालात पढ़े हैं, अपनी खुशी से अपने बेटे अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने का जज्बा जो है वो मुझे सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान में नज़र आता है। और ये जो जज्बा शहादत है ये कमाल की चीज़ है। अब ये तो हो गया एक पहलू इसका। दूसरा पहलू जो है वो बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक है, वो ये है कि हम कितने बेटे अपने शहीद करेंगे। अब उसमें तकलीफ़ की बात ये होती है, अगर तो दुश्मन सामने हो ना तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। कि 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी की एक नई यानी आई है, नई समत पे चलती हुई नज़र आई है, हमें हाइब्रिड वॉर नज़र आ रही है। अब ये जो TTP है, जो कि फितना और खवारिज का नाम जिसको दिया गया है, अब इन लोगों की वजह से ये वो लोग हैं जिनको पे किया जाता है, जिनको जो है वो कीमतें दी जाती हैं, इनको महाना दिए जाते हैं। इनका कोई दीन मजहब या मुल्क नहीं होता, इन्होंने सिर्फ ये करना होता है कि किसी जगह पे जाके इनको टास्क दिया जाता है कि आपने वहां जाके ये बम धमाका करना है, ये जैकेट पहननी है, ये इस तरह से। अब ये जो आपने सिफारती तौर पे बात की है ना, इसमें आके तकलीफ होती है कि अफगानिस्तान को देखिए हमने कितनी मदद की अफगानिस्तान को हमने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे उस वक्त इनके लिए डिबेट की, स्पीचेस की उनकी, जब इनको कोई पूछता भी नहीं था। उसका बदला हमें ये मिल रहा है कि अब वो इनको कह रहे हैं कि जी ठीक है, ये हमारे पास है ये TTP, ये फितना और खवारिज के लोग, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे डायरेक्टली बात करें। मतलब क्या हुआ कि हम इसके बारे में आपका कुछ नहीं करेंगे। तो किधर गए वो कतर में जो आपने दोहा में यानी बातें की थी, कहां पे गया वो आपके यानी इक्तदार में आने से पहले जो आपकी सूरत हाल थी, और उसमें आपने हमारे साथ वादा किया था, आपने तो ये कहा था कि कश्मीर की जंग में आपके साथ होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं। इधर तकलीफ होती है और आदमी सीखता है कि देखिए, और वो हजरत अली करमुल्लाह वजह का यानी फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और अभी हमने अफगानिस्तान ये TTP फितना और खवारिज के या इस तरह के जितने भी ISIS है, दाइश है, इनके शर से बचना है। हमने अफगानिस्तान के शर से भी बचना है कि इसलिए कि आपने उन पे एहसान किया है। देखिए TTP आती है, फितना और खवारिज सरे फहरिस्त है, लेकिन इसके अलावा और भी अवामिल हैं। एक तरफ मुझे ये नजर आता है कि ये खत्म नहीं हो रहा।
आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि आखिर ये इतनी हमारी पूरी अस्करी क़यादत लगी हुई है, अस्करी आपके सारे इदारे लगे हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान का पूरा फोकस दहशत गर्दी पे है, ख़त्म क्यों नहीं होता? ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? तो इसका सिंपल यानी ज़बान में जवाब दूंगा, चूँकि इस सारे यानी टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है कि दहशत गर्दी और आजकल की दहशत गर्दी, चूँकि दहशत गर्दों का पता नहीं है कहाँ से आएंगे, किस तरीके से करेंगे, तो आप जो आपकी इंटेल है, जो आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उन पे आप काम करते हैं। और इस बात का तो पूरी तरह से यकीन कर लीजिए कि आपके अस्करी इदारे जो हैं कम से कम इस बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, और उसमें यह देखना है कि बाहर से तो जो आने वाले दहशत गर्द हैं उनका तो हम इलाज कर रहे हैं, ये जो अपने अंदर रह के सहूलतकार हैं, जो अपने अंदर हमारे सहूलतकार हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। Right. मुझे किसी वजह से उम्मीद है, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, जो रोशन मुस्तकबिल से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन इंशाअल्लाह जल्द आने वाला है कि इस दहशत गर्दी के अफरीत पे हमारी अस्करी क़यादत, हमारे अस्करी इदारे, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला काबू पा ले इंशाअल्लाह। और ये हमारी भी उम्मीद है, और हमारा उम्मीद के साथ ये यकीन भी है कि जिस किस्म की कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी हुकूमत और ख़ास तौर पर अस्करी इदारे कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। लेकिन राव खालिद साहब, DGI-SPR साहब ने कुछ अरसा कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था और कुछ निशानदेही की थी। मैं उसको आज जरा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, मैं जाऊँगा आपसे भी उसकी पर राय लेना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हमारा काम होता है कि हमें जब किसी एरिया का कहा जाता है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं, फिर ये सिविलियन हुकूमत का काम होता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करे और वहाँ पर अपनी रिट कायम करे। अगर वो रिट नहीं कायम कर पाती तो फिर वो लोग दोबारा आ जाते हैं और फिर हमें दोबारा वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आपको लगता है कुछ जगह पर हमारी सिविलियन हुकूमत की रिट का फुकदान भी होता है? कुछ जगह पर नहीं है। नजम साकिब साहब ने कहा हुकूमत पूरे ज़ोर से लगी है, हुकूमत बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, और हुकूमतें कुछ नहीं करती रहीं। जब कर रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का, वो उससे पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। एक उसका काइनेटिक पहलू होता है, काइनेटिक ऑपरेशन जो हमारे फौजी जवान और सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, फिज़िकली ग्राउंड के ऊपर उनको ख़त्म करती हैं, उनको फिज़िकली एलिमिनेट करती हैं। दूसरा उसका पहलू होता है जो आपने सिविलियन साइड पे आपने करना होता है, जो माशरे के अंदर एक उसके लिए अवेयरनेस और एक रेजिस्टेंस बिल्ड करनी होती है, एक उसके ख़िलाफ़ एक बयानिया बिल्ड करना होता है। उसके ऊपर जब आपने किया तो मैं आपको फिगर बता देता हूँ, 2016 से 17 में आपने 15% इम्प्रूवमेंट हुई, और 2017-18 में आपने 62% उसमें इम्प्रूवमेंट की अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। और 2019 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, 2019 को पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से बेहतरीन साल कहा गया, और जो रेटिंग होती है हमारी उसमें हम 5वें नंबर पे थे टेररिज्म को टैकल करने के हवाले से, और हमारी तारीफ़ें नो डाउट की जाती है, हमने बहुत बड़ी और बहुत लंबी जंग लड़ी है उस हवाले से। लेकिन मसला ये है कि जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर है, पॉलिसी लेवल पे और सोशली हम उसको इफेक्टिवली नहीं कर रहे, टैकल नहीं कर रहे। जो होना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहिए, मजहबी रहनुमाओं को इंगेज करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को इंगेज करना चाहिए, कारोबारी हजरात को इंगेज करना चाहिए, सोसाइटी को एज अ होल सारे सेगमेंट्स को इंगेज करना चाहिए। वो उस तरह से नहीं आप कर रहे, इसलिए मसाइल पैदा होते हैं कि आप अगर क्लींजिंग करते हैं किसी जगह पे, फिजिकल क्लींजिंग अगर आपने कर ली है तो उसके फॉलो अप एक्शन के तौर पे आपको तैयार होना चाहिए। किसी को आपको बताना ना पड़े कि जी वो फलां जगह पे अब मामला पुरअमन हो गए तो आप आएँ ज़रा प्लीज़, आप कर आके यहाँ पे सड़कें बनाएं, स्कूल बनाएं और अपना इस्टेब्लिश करें, रेट को इस्टेब्लिश करें। सिविल इदारों के ज़रिए सिविल इदारों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी की गई। KP में ख़ास तौर पे जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बहुत ट्रेन किया गया, फौज ने ट्रेन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ा सा मोहब्बत में भी मारे जाते हैं। जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था, अब्रप्टली निकला वो, उस वक़्त हम मोहब्बत में गिरफ्तार थे कि हमने इनके साथ इतना भला किया, इनको सारा कुछ करके दिया, दोहा अकॉर्ड कराया। तालिबान सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी दोबारा वहाँ पे अपनी हुकूमत और रेट कायम कर सकेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। वो हुई और हम तवक्को कर रहे थे कि अब हमारे लिए बहुत सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे सेंचुरीज मौजूद है इनकी, ना सिर्फ वहाँ पे सेंचुरीज मौजूद है बल्कि वो सामने बॉर्डर के सामने खड़े होके उनकी फोर्सेस भी खड़ी होती है, वहाँ से हमें निशाना बना रहे होते हमारी पोस्ट को।
तो वो किस किस्म की वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर हमारे जो नुकसान $127 बिलियन का अब तक हमारा हो चुका है और हज़ारों 1 लाख के करीब तकरीबन शुहदा हैं हमारे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पिछले साल 7 अक्टूबर को गज़ा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी का एक सिलसिला शुरू हुआ था और मेरे पास यकीनी तौर पर, यकीन मानिए, अल्फाज नहीं है कि मैं उनके जोश और जज्बे को बयान कर सकूं कि हमने वो फुटेजेस भी देखी जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनका हौसला है कि जो इसराइल के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। नजमुल साकिब साहब, 1 साल मुकम्मल हो गया, अमन के दाइयों को बार बार कहा गया कि अमन कायम करें, निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। जिनकी वजह से अमन कायम हो सकता है या जो अमन कायम कर सकते हैं वो तो मुसलसल असलहा फराहम कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, उनके सदर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं नेतन्याहू से। लिहाजा किससे आदमी गिला करे। ऊपर से मुसलमान उम्मा है वो खामोश है, उनके अपने मसाइल हैं। वो OIC जिसके 56 ममालिक हैं, जो बनी ही इसलिए थी कि फ़लस्तीन का उन्होंने काम करना था, यानी उसके कॉज के लिए बात करनी थी, वो एक तरफ हुई हुई है और 56 ममालिक की 56 खारजा पॉलिसियाँ हैं। देखिए, ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी बावजूद इसके कि यानी गज़ा खाली ना हो सका, गज़ा पूरी तरह से तबाह ना हो सका, 42,000 के करीब, तकरीबन 41,000 समथिंग, तकरीबन 42,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें कुछ 1700 से ज़्यादा इजराइली भी शामिल हैं। वो जो हॉस्टेजेस थे वो अभी तक वो इसराइल रिहा नहीं करा सका। और मैं कल ही देख रहा था, फुटेज चल रही थी कि इसराइल में, तल अवीव में इसराइली जो है वो यानी कौम बाहर निकली है और उन्होंने कहा है जी कि ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, हमारे हॉस्टेजेस किधर हैं। इसके बावजूद भी कि दुनिया नहीं चाहती कि जंग हो, दुनिया नहीं चाहती कि ये नस्ल कुशी जारी रहे, इसराइल उस पे उस अपने प्लान पे जो उसने 1 साल पहले आज से ऐलान किया था। और ये जल्दी से याद कर लेते हैं, जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया तो पहला जो बयान इसराइल से आया था वो ये था, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। और वो किसने ऐलान किया था? वो नेतन्याहू ने किया, उधर के आर्मी चीफ ने किया, उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने किया। देखिए, अपने अपने ममालिक की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं सारे खित्ते के ममालिक। लिहाजा ये जंग जो है शुरू में हमास और इसराइल की थी, अब जब ईरान ने हमला किया है और अब ये जंग जो है वो ईरान और इसराइल के आमने सामने आ गए हैं। आगे की तरफ जाती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन गज़ा के जो लोग हैं, गज़ा के जो मुतासरीन हैं, वो बच्चे जो पैदा होने से पहले ही मर गए, वो माएँ जिन्होंने अपनी ज़चगी के दौरान जान दी, वो लोग जो कि अपने घरों को सिर्फ मलबे की सूरत में देख रहे हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। और ये एक सवालिया निशान इतना बड़ा है आपके जो दुनिया है ना, इसके कॉन्शियंस के आगे कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ह्यूमंस ही नहीं रहे आपके ह्यूमंस मर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। अब उसमें यह है कि क्या किया जाए कि इस वक्त जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, क्या किया जाए। गजा में जंग बंद कराने का अगर कोई एक मौका था, इस वक्त की आखिरी बात, अगर कोई एक मौका था तो वो ईरान ने फराहम किया है सही तरह से। पहली दफा उन्होंने, इजराइल को पता लगा है दैट दे आर नॉट अनटचेबल, कि उनको भी हमला हो सकता है। बड़ा सोच समझ के हमला किया गया था, लेकिन यह है कि गजा की तरफ शायद तवज्जो अब जाए कि ये बात जो आगे बढ़ रही है उससे पहले कम से कम ये किया जाए कि अपने हॉस्टेजेस जो हैं वो रिलीज कराने की कोशिश की जाए और गजा को जो है वो रीबिल्ड किया जाए, जिसको कि उन्होंने ऑलरेडी नाम दे दिया है कि हम एक टेंट सिटी बनाएंगे। राइट। राव खालिद साहब, सब कुछ नज़र आने के बावजूद आंखें क्यों बंद हैं? और फिर दूसरा, 1 साल जो हमने देखा, इससे कबल भी हम यही मनाजर देखते रहे हैं, जोश और जज्बा और आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं वो नाकाबिले बयान हैं, लेकिन जो हमने इस साल के अंदर देखा वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नस्ल कुशी का साल जो मुकम्मल हुआ है उस पर जो पड़ोसी उस वक्त खामोश थे, सारे बैठे हैं, इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक हैं, बदकिस्मती है हमारी, और OIC की जैसे बात की थी साहब ने, वो खामोश रहे। तो इसलिए बाकी मुल्कों को सोचने की बात है। सिर्फ
एक मुल्क जो है वो ईरान है जिसने मज़ाहमत की है, बाकी तो ग्रुप्स हैं वहाँ पे मज़ाहमती ग्रुप जो अरसा दराज से अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उनके बारे में भी ये इसराइल को गलत फहमी है। अभी लेटेस्ट जो उसके बारे में इवन अमेरिकन थिंक टैंक्स भी जो कह रहे हैं कि उनमें रीबिल्ड की कैपेसिटी है। आप भले उनके लीडर मसलन हसन नसरुल्लाह साहब के जानशीन भी अब गायब है मंजर से, वो भी एक इशू बना हुआ है। तो वो कहते हैं भले आप इनकी लीडरशिप को इस तरह से कर ले, लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि ये रीबिल्ड कर सकते हैं अपने आप को, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, या फिर हौथीज़ हैं वहाँ पे यमन में। तो ये एक रेजिस्टेंस वहाँ पे आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि सूरत हाल इस तरह से, कल फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया कि इसराइल को असला नहीं सप्लाई करना चाहिए बल्कि गजा में अमन कायम करने के लिए की जाएगी। उसके बाद आप देखें लेबनान के अंदर उन्होंने टारगेट करके जो उनकी कंसर्न्स थे वहाँ पे टोटल जो उनकी कंपनी है उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल इंस्टॉलेशन, उनको हिट किया गया है। तो ये हाल है कि आप बात करते हैं उधर से वो आपको आगे मारने के लिए पहुंच जाता है। तो ये दुनिया के सोचने की बात है। एक दुनिया के लिए बिल्कुल सही कहा आपने रौखान साहब, सोचने की बात है। साकिब बशीर साहब, ये लेकिन एक अच्छी चीज हुई है, आयरन डोम उनका एक्सपोज हो गया है। वो जो बड़ी डिफेंस उनकी मिथ थी कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, वो एक्सपोज हो गया। और साकिब बशीर साहब ये बताइएगा मुख्तसरन अब इसमें कि ये तो आया हो गया कि आप उस जज्बे को मात नहीं दे सकते, आप जितना मर्जी जुल्म कर ले, लेकिन हमारी दुआ, हमारी उम्मीद और हमारा यकीन ये है कि जल्द से जल्द ये जुल्म भी रुकना चाहिए। बिल्कुल जुल्म रुकना चाहिए। और इस वक्त भी जो दुनिया में ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में कम एहतजाज हो रहा है, और जो वर्ल्ड में, लंदन में, पेरिस में, इस तरह इटली में, जो रोम है वहाँ पे, और इसी तरह अफ्रीकी ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में से इंडोनेशिया में इस जो साल मुकम्मल हुआ है उस पर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक में कम है और वेस्ट में ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इस किस्म के एहतजाजी कैंप्स जो है वो लगाए गए, क्योंकि ये जो है वो नस्ल कुशी करना, और इसमें जो फिगर्स हैं वो देखें 40,000 से ज़ायद जो गज़ा में जो शहीद हुए, और तकरीबन जो है वो 23 लाख बेघर हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जो अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, उसमें 1200 लोग मारे गए थे, 250 तकरीबन जो है वो उन्होंने उनको यरगमाल जो है वो बनाया था। और दूसरी और एक साल में देखें जो हमास की लीडरशिप थी, ये जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी, उसको इसराइल ने निशाना बनाया। पूरी जो दुनिया है उसकी जो सफारतकारी है वो भी नाकाम हुई है। उसकी वजह भी यही है कि जो वेस्ट है, अमेरिका है, एक तरफ जो है वो सफारतकारी पे जो है वो कोशिश होती है, और दूसरी जानिब उनको असला फराम कर रहे हैं, उनको जो है वो इस लेवल पे चीज़ें जो है वो मुहैया कर रहे हैं कि वो एक उस पूरे खित्ते का एक बहादुर बनने के, और जहाँ पे वो चाहता है, जब चाहता है, उस पर अटैक शुरू कर देता है मेरा ख्याल। और आलमी अदालत इंसाफ में जो अफ्रीकी ममालिक गए थे, उन्होंने भी कहा था कि ये नस्ल कुशी के जो है वो इर्तिकाब कर रहा है। पूरी दुनिया की सफारतकारी जो है वो नाकाम हो गई है, ये लम्हा फिक्रिया है। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। जी शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग और कई इदारों की निजकारी का प्लान बना लिया है। ज़रूरी सवाल ये है कि इदारों की निजकारी और राइट साइजिंग के प्रोसेस में कहीं ट्रांसपेरेंसी और दयानतदारी भी होगी कि नहीं होगी। आज का गैर ज़रूरी सवाल, अमेरिका में 2005 में हरिकेन यानी समंदरी तूफान कतरीना आया था। 1400 लोग जान से गए, 125 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 19 साल बाद 2024 में हरिकेन हेलन आया है, नुकसानात जारी हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि कतरीना और हेलन जो हैं ये दोनों निस्वानी नाम हैं ख़वातीन के। ये तूफ़ानों के नाम रखने वाले मर्दाना नाम क्यों नहीं रखते? इसके जवाब हमारे नाज़रीन जो है हमें सोशल मीडिया प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।